तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर हम शुरुआत करते हैं तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए कि क्या इसका मीनिंग है। तो जब बात होती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है। और वेरिएबल का मतलब मुझे लगता है आप सभी को पता होगी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो 2 वेरिएबल वाली कोई इक्वेशन जो कि लीनियर हो और उसका भी पेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सपोज टू हैव अ नंबर लाइक इक्वेशन लाइक a1x b1y plus c1 equal 0. Another equation is a2x plus b2y plus c2 equal 0. तो यहाँ पर मैंने दो लीनियर इक्वेशन बनाई हैं। लीनियर इसलिए है क्योंकि x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x और y में है। ए बी सी यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली रिलेशंस और होने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को क्योंकि जनरली सॉल्व करना हम लोग को आता था, अब यहाँ पर जो जो कंडीशंस आएंगे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन को और क्या कहा जाता है। इस टाइप की इक्वेशन को कहा जाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों कहा जाता है भाई होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन? जब कोई भी ए बी सी, जो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है, अगर ये ज़ीरो के बराबर ना हो तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब दो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से बनने वाली कंडीशंस के बारे में हमें पढ़ना है। वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहली बात आती है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन से लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है। वो लाइन ग्राफ में सबसे पहला नाम आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो लाइन एक दूसरे को कट करे वो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। और कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा। इसी वजह से इसका नाम यूनिक सोल्यूशन रखा गया है, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? वैसे तो और भी कुछ नाम है, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। इनके जो कोफिशिएंट है a1 a2 b1 b2, अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर नॉट इक्वल, तो ये कंफर्म है जो भी दो लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, और भी कुछ इसके नाम हैं जिनके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। वैसे तो इंटरसेक्टिंग को और भी नाम दिए जा सकते हैं, और वो नाम होंगे हमारे, क्या हो सकते हैं भाई? एक तो जनरली जो दो नाम दिए जाते हैं उसमें एक तो होता है इंडिपेंडेंट, है ना, और एक होता है उसका दूसरा नाम डिपेंडेंट। तो हमें ये बताओ, और एक होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अभी हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक और नाम दिया जाता है, वो एक ही साथ लर्न हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कहा जाता है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग के साथ आपको ये चारों पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे, साथ में इसकी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी नाम से हमारे बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। दूसरी बात हमारे पास आएगी, इंटरसेक्टिंग के अलावा एक होता है व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर कोइंसाइड, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जो लाइन एक के ऊपर एक आए, ए बी एंड सी डी, जो एक के ऊपर एक कोइंसाइड करे, कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसी कोइंसिडेंट लाइन में सारे सॉल्यूशंस मैच करेंगे, यानी कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया। यहाँ तो इंटरसेक्ट कर रही थी तो सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन था, यहाँ तो लाइन पर लाइन आ रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन है और वो कॉमन सॉल्यूशन है। इट मीन्स हम इसको कहेंगे कोइंसिडेंट, यानी कि इनफाइनाइट
मैनी सोल्यूशन कहा जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। साथ में इसको एक और नाम हम लोग दे सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं। कंसिस्टेंट और क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंसिस्टेंट की कंडीशन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हो गई। जब लाइन एक दूसरे पर लाई करेगी तो ये पहचान करने का तरीका है। हालांकि क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड, अगर कुछ इक्वेशन दे रखी है और कोई और वेरिएबल दे रखा है ABC की जगह, तो हम कोफिशिएंट के रेशियो के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं और उससे कंफर्म हो सकता है कि हमारी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब आती है तीसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है नो सॉल्यूशन कंडीशन। नो सॉल्यूशन या फिर लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, लाइंस अगर पैरेलल है तो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल सो देयर इज अ नो सॉल्यूशन कंडीशन। जब लाइन पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, तो इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको, इनकंसिस्टेंट। और क्या कहा जाएगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट। और क्या कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो इसलिए इसको डिपेंडेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इंडिपेंडेंट सिर्फ हमारे यूनिक सोल्यूशन में वो वाली कंडीशन आ जाती है जो अकेली है, तो डिपेंडेंट है। ठीक, निर्भर करती है एक लाइन दूसरे लाइन पर, इसलिए डिपेंडेंट है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आ गए आपके समझ में। इस कंडीशन के बाद ये तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। फिर बात आती है कि ग्राफिकल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग कैसे कर पाएंगे, और इनसे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चंस आने कंपलसरी हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चन पक्का आएंगे। ग्राफ में मुझे लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ऐसे ही कोई दो इक्वेशन ले ली, 2x + 3y = 1 और x + y = 5, कुछ भी ले लिया ऐसे ही, या इसको भी कोई छोटी इक्वेशन बना लेते हैं, x - y = 4, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। पहले तो ये चेक करना ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कंपेयर किया, b1y + c1। तो ये अपनी जो जनरल फॉर्म में लाना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हमें कांस्टेंट नंबर को लेफ़्ट साइड में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, b1 की वैल्यू क्या होगी, जो y का कोफिशिएंट है वो भी 1, c1 की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म है, -5। ठीक, a2 की वैल्यू क्या होगी, 1, b2 की वैल्यू क्या होगी, -1, और c2 की वैल्यू क्या होगी, -4। अब इनके रेशियो चेक करें, a1/a2 विच इज 1/1, दैट इज ऑल्सो 1, b1/b2 1/-1, दैट इज -1। इसका मतलब है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/, यानी कि ये कंडीशन यूनिक सोल्यूशन की है, यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक दूसरे को कहीं कट कर रहा होगा। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी टेबल बना लिया करिए। ये टेबल हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 के लिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x + y = 5 थी। यहाँ x या y की कोई भी वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सपोज टू राइट हियर 0 एट द प्लेस ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ y इज़ 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो x की वैल्यू भी 5 होगी या नहीं। तो यहाँ से मैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 2 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ से इस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट्स बना लिए। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी। इसके लिए मैंने कुछ ब्लॉक्स तैयार किए और इक्वेशन है हमारे पास x - y = 4। यहाँ मैंने x 0 सोचा तो y की वैल्यू -4, y 0 लिया तो x की वैल्यू 4। ठीक, इन पॉइंट्स के कुछ नाम भी दे दिए, P एंड Q।
अब इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं A.0,5 B.5,0। मैं यहाँ न्यू पेज पर लिख लेता हूँ इसको। मैंने A के कोऑर्डिनेट्स आपको बताए 0,5, B के कोऑर्डिनेट्स आपको बताए 5,0, जबकि P के कोऑर्डिनेट्स 0,-4 और Q के कोऑर्डिनेट्स 4,0। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना ज़रूरी है, और जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, मिनिमम पॉइंट्स हैं, उतने ग्राफ पर 1-1 सेंटीमीटर पर हमने नंबरिंग करनी शुरू कर दी। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज़ 5। -1, -2, -3, -4, -5। ग्राफ पेपर में ये इक्वल डिस्टेंस पर ऑलरेडी लाइंस बनी होती हैं, तो हम लोग को ऐसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ए पॉइंट है 0,5, एक्स पर 0, वाई पर 5, ये पॉइंट हो गया हमारा ए। 5,0 बी पॉइंट, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए सभी को आता होगा। इन दोनों को ज्वाइन करती हुए हमने एक लाइन पास कर दी। सीधी नहीं बनी, बट काम चला लीजिएगा, वो स्केल से आप लोग ड्रॉ करेंगे। 0,-4, एक्स पर 0, वाई पर -4, -4 नीचे होगा, ये पी हो गया। 4,0 ये हो गया एक्स और वाई 0, ये क्यू हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये किसी एक पॉइंट पर ही कट कर रहे हैं। तो यानी कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, और वो यूनिक सोल्यूशन अगर हम चेक करें, क्योंकि ये तो मैंने ग्राफ पेपर पर बना था तो एग्जैक्टली आता, मे भी हो सकता है अभी भी एग्जैक्टली हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4.5, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा, एक और क्वेश्चन आते हैं टू फाइंड द एरिया। अब जो फिगर बन गया इन लाइंस के थ्रू, उनके एरियाज भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा दो तो लाइन की इक्वेशंस हैं, और एक वाई एक्सिस के थ्रू बनने वाला मैथमेटिकल फिगर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो मैंने जिस पर शेड कर दी, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मुझे लगता है जनरली हर किसी को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो पता ही होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है या नहीं। अब बेस का मतलब, बेस यहाँ कैलकुलेट कर लेना, समझदारी ज़्यादा मत दिखाना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, -4 और 5, 5 - 4 1 लिख लेते हैं। एक्चुअली डिस्टेंस जब भी काउंट होता है तो वो टोटल डिस्टेंस देखा जाता है ना। तो वो टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट इधर है, 4 यूनिट इधर है। इट मीन्स द टोटल is 9 unit and the height is, the maximum point is there, height is 4.5। कितनी है? 4.5। तो 1/2 बेस की जगह 9, हाइट की जगह 4.5। इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और टाइप के, एक्चुअली ये तो एक टाइप हो गया जो एक पार्ट है। इसी के साथ क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का एक ग्राफिकल मेथड है इस चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और बाकी कुछ मेथड्स हैं जिसमें पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर ग्राफ की बात ना करी जाए तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि तीनों काफ़ी इजी हैं, हम कोई भी इक्वेशन लेकर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वही दो इक्वेशन ले ली, x + 5 y = 5 एंड x - y = 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नाम से पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक जगह से वैल्यू उठाकर दूसरी जगह पुट करना। तो यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से हमने x या y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। मीन्स x के प्लेस पर होगा 4 + y, एक हो गया ये y इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, 2y = 5 - 4 दैट इज 1, y = 1/2। आई बात समझ में है ना? पक्का। y की वैल्यू 1/2 आ जाती है, और इसी तरीके से हम y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मीन्स हमने जो ग्राफ में ये बनाया था, अगर हम एक्यूरेट बना रहे होते तो हमारी वैल्यू ये 1 पर नहीं आती, 1/2 यानी कि 0.5 पर आ रही होती है ना। वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी ना, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो गई है। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे
तो x इक्वल 4 प्लस 1/2, इट मीन्स 2 4 8 प्लस 1 9/2 विच इज़ 4.5। ये करेक्ट आ रही है ना। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी आई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब जानते हो, एलिमिनेट करना यानी कि एक को हटा देना, एक को ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, पता है क्यों? दोनों इक्वेशन को लिखो और एक को एलिमिनेट करना है तो पहला टास्क होगा वेरिएबल वाली टर्म एक जैसी कर लो, या तो x वेरिएबल वाली एक जैसी करो या y वेरिएबल वाली। इत्तेफाक से यहाँ y वेरिएबल वाली एक जैसी है और x भी एक जैसी है। कहीं ज़रूरत होती है तो हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 3 से कर लेते हैं या 4 से कर लेते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उतने से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह करोगे तो उससे हमारी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल में दोनों कैंसिल हो सकती हैं, एक प्लस का y और एक माइनस का y। यहाँ से 9, x की वैल्यू 9/2 विच इज़ 4.5। ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो 5 माइनस 4.5, सो द आंसर इज़ 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है, अब आता है तीसरा मेथड। हमारा तीसरा और लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, मैं पहले तो इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी है। मैंने जनरल फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को चेंज कर लिया, ठीक है। और वैसे इसके दो एक तो फॉर्मूला है जो आपकी बुक में दे रखा होता है, उस फॉर्मूले को लर्न करके कर सकते हो, बट मेरा मानना ये है अपनी एक ट्रिक बनाई है, उसी ट्रिक को यूज़ करो और उसी से आंसर फाइंड करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ही है ट्रिक। तो x, y एंड 1 मिडिल वाले को नेगेटिव साइन, क्योंकि जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके ऑर्डर को सेम बनाने के लिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल। तरीका क्या रहेगा, अगर आप x के नीचे की वैल्यूज़ लिखना चाहते हो तो x को कर लेना क्लोज, और कॉफिशिएंट ऑफ y की मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो -4 × 1 -4 होगा, और -1 × -5 प्लस के 5 होगा, और बीच में लगेगा नेगेटिव साइन। ऐसे ही y की वैल्यू क्लोज करी तो -4 × 1 और 1 × -5, बीच में लगेगा नेगेटिव साइन। फिर कांस्टेंट टर्म को क्लोज किया तो -1 × 1 -1 एंड +1 × 1 1, यहाँ पर भी बीच में माइनस लगेगा। हमने तीनों टर्म्स को लिखा, और यहाँ आता है x/-9, यहाँ आता है 1, यहाँ आता है -2। x वाली वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म के साथ x वाली टर्म को लिया, सॉल्व किया तो 9/2 4.5 आ गया। y वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए y वाले टर्म को लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 1/2 विच इज़ 0.5। तो ये हैं वो तीनों मेथड, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ओवर, और इसी के साथ हमारे बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आराम से सॉल्व होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय MG क्लासेस की तरफ से। ओके, बाय बाय।